हेलो एवरीवन। आज हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सरस्वती सिंधु सभ्यता शुरू करने जा रहे हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता भारत की कई पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो इस सभ्यता का विस्तार भारत में कई राज्यों में था, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान आदि। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के हरियाणा में कुछ मुख्य नगर है जहाँ से हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई है। वह नगर है बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, दौलतपुर आदि। सिंधु सभ्यता के कालक्रम की बात की जाए तो इसका कालक्रम 3 कालों में विभाजित था: प्रारंभिक काल, नगरीय काल, उत्तर काल। अब हम इसके प्रारंभिक काल की बात करें तो इसमें 2 संस्कृति हमें देखने को मिलती है। पहला कि प्रथम कृषि संस्कृति और दूसरा विकसित ग्रामीण संस्कृति। प्रथम कृषि संस्कृति में 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने उसे अपना निवास स्थान बनाना शुरू करा। मतलब कि जो प्रथम कृषि संस्कृति वाले लोग थे उन्होंने सरस्वती नदी घाटी के आसपास अपने रहने के लिए स्थान बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपने विकास करना शुरू करा। फिर उन्होंने रहने के साथ साथ लेखन कला, बात करने के तरीके, मुहरों का विकास और नापतोल की पद्धतियां आदि जैसे काम करने शुरू कर दिए। अब इसके नगरीय काल की बात की जाए तो नगरीय काल में जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, लोगों ने अपना नगर बनाना शुरू करा। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय यहीं से हुआ था, जो 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते उसमें कुछ बदलाव होने लगे, जिसे उत्तर काल के नाम से जाना गया। आइए सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में जानें। इस नगर योजना में हम कई चीजों पर विचार करेंगे, जैसे सड़कें, नालियां, भवन आदि। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलती थी। मुख्य सड़क जो थी वो नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि 5-6 भागों में उन्हें काटती थी। सड़कें कच्ची होती थी पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो उसके बिल्कुल विपरीत उस समय स्थिति थी। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। अगर नालियों की बात की जाए तो नालियाँ सड़क की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनाई जाती थी, यानी कि जिस हिसाब से सड़क की बनावट होगी उसी हिसाब से लंबाई और चौड़ाई नालियों की ली जाती थी। नालियों का जो गंदा पानी था वो नगर के बाहर जाता था, यानी कि इस तरह की पाइप व्यवस्था की जाती थी कि जो घर का गंदा पानी है वो बाहर जाके नालियों में नगर के बाहर जाके गिरे। जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और बड़े आकार की ईंटों से इन्हें ढका जाता था। सिंधु सभ्यता में भवन 2 प्रकार के मिले हैं: आवासीय भवन और सामुदायिक भवन। जो आवासीय भवन होते थे उसमें सिर्फ 3 या 4 कमरे ही होते थे, जैसे रसोईघर, स्नानघर, भवन के बीच एक बड़ा आंगन आदि। लेकिन जो सामुदायिक भवन थे उनमें इन 3-4 कमरों के साथ साथ कुछ अलग कमरे भी बनाए जाते थे, जिन्हें सभा भवन और अन्नागार और स्नानागार के नाम से जाना जाता था। अन्नागार जो होता था उसका अर्थ होता है कि बड़ी मात्रा में अनाज रखने की व्यवस्था करना, और स्नानागार ये एक तरह का ऐसा बाथटब होता था जिसमें 10-15 लोग एक साथ नहाते थे। इतिहासकारों के अनुसार कुछ घरों में कुआं, शौचालय, सीढ़ियों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की कला के बारे में बात की जाए तो इसकी कला में हमें कई चीज़ें देखने को मिली, जैसे मुहरे, मनके, मिट्टी के बर्तन आदि। जो मुहरे होती थी वो चौकोर और आयताकार की होती थी और इन पर पशु पक्षियों के चिन्ह बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से एक विश्वविख्यात धातु की बनी एक नर्तकी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। एक 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष की खंडित मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, जिनसे पता चलता है कि उस समय के लोग कला में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे।